साथियों नमस्कार। कल है उत्तराखंड में डीएलएड की परीक्षा और वहाँ पे हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो साथियों उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश से। अपभ्रंश आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कह रहा है तो साथियों प्रेमचंद्र जी को ही कलम का सिपाही कहा जाता है। ध्यानपूर्वक सुने, याद रहेंगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है काव्य भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो साथियों चरण बोली, खड़ी बोली भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन है चरण बोली। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है कह रहा है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, नहीं कह रहा है साथियों, तो बघेली। बघेली ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, बघेली। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 पे, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। साथियों ये हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले अक्षर होते हैं साथियों, उनको स्वर कहा जाता है, स्वर। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? देखिए साथियों, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को ही सबसे उत्तम रस माना जाता है। अगला देखिए, हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी और उस फिल्म का नाम बताना है, संगम फिल्म। संगम फिल्म। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो भारत माता। भारत माता ये हिंदी की साथियों पहली फिल्म थी जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए जिसका नाम आया था। अगला देखिए, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई? वेब एड्रेस 2010 से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजभाषा के रूप में कह रहा तो साथियों इसका सही जवाब है बिहार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? तो लल्लू लाल का प्रेम सागर जो है साथियों, ये हिंदी का प्रथम प्रकाशित पुस्तक माना जाता है। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की? तो 2009। इसका आपको याद रखना है 2009, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया गया? उपन्यास सम्राट कहा जाता है साथियों प्रेमचंद्र को। प्रेमचंद्र को। 16वां क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अगला देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त को भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? साथियों पूछा गया क्वेश्चन है बार बार, उदंड, उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा? हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रथम लेख लिखने वाले हैं वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, गार्सिंदा टासी। गार्सिंदा टासी इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेख लिखा। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी गई थी? तो देवनागरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया? तो साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे थे, इन्होंने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। अगला है, संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, हम हिंदी की पहली फिल्म कौन सी थी साथियों? तो राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म थी, पहली फिल्म थी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? साथियों राजभाषा का दर्जा दिया गया 1950 में, 1950 में। हिंदी शब्द किस भाषा का है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का ही शब्द है, फारसी। अगले देखिए, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया? तो खड़ी बोली है साथियों। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा, खड़ी करना है इसको, खड़ी बोली।
अगला देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। किस भारतीय राजा ने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो बिहार राज्य, बिहार। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है चीनी भाषा। हिंदी किस लिपि में लिखी गई? तो देवनागरी। हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव किस भाषा का बताया जाता है? तो साथियों संस्कृत भाषा का। हिंदी व्याकरण की प्रमुख अग्रभाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, भ्रंश भी है, तीनों है। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। हिंदी भाषा की पहली कविता किस कवि या लेखक ने लिखी थी? तो साथियों ये लिखी थी अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला लेख किस साहित्यकार ने लिखा था? तो गारसिंदा तासा, गारसिंदा तैशी। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखना है। अगले देखिए, दुनिया के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई कराई जाती है? तो लगभग 176 विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। गूगल सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब से शुरू हुई? तो 2009 से। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 14 सितंबर को। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है साथियों? हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। अगला देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर साथियों स्वर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। अगला देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो साथियों एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम कि ई, बड़ी ई, चौ, छो, जौ, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये सब तालव्य से होता है साथियों, तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं साथियों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर, उन्हें कहते हैं स्वर। इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं कह रहा है इसमें से? तो दीर्घ स्वर बताना है आपने। इसमें से जो बड़ी ई है ये दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं इसमें से? तो ग, ज, इसमें से वो जो हो जाएगा ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा साथियों, अंतस्थ व्यंजन। अगला देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? लिपि की बात करें तो 52 लिपियां। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो 52 लिपियां हैं, लिपियां। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं साथियों जिनको बोलने में ध्वनि आती है या हवा गर्म जैसे? तो ऊष्म सौ कह रहा, तो ये वाली लाइन आपको याद रखना है। सौ, सौ तालवी सौ, मुर्दांती सौ, सौ और ह ये 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। अगला देखिए, यो, रो, लो, वो वे कौन सा व्यंजन, ये क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं साथियों? तो ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये अंदर से अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यो, रो, लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? अभी बोला हमने तालवी सौ, मुर्दांती सौ, शौ और एक उनके साथ था ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। नेक्स्ट देखें साथियों, अनुसार किसका कार्य करता है? अनुस्वार, तो ये करता है पंचम वर्ण का, जैसे अंक हो इस तरह से ना, पंचम वर्ण का ये करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो पंचम वर्ण का हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं साथियों? ए आई ध्यान से पढ़ोगे आप तो ये कहलाएंगे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं ए और आई। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण। वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर की धातु पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं साथियों? उनको कहते हैं दंत्य, दंत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? व्यवहार में लाना कह रहा है तो ये प्रयोग, प्रयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रयोग। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है कह रहा है? नहीं कह रहा है ना, तो ऊर्जस्वी ये बिल्कुल सही है, ऊर्जस्वी स्वर व्यंजन ये सही इसमें है, सही। अगला देखिए, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नई शब्दों की रचना करते हैं
उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं साथियों? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, जिस समाज में पूर्ण पद गौण तथा उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, उस समास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। अगला देखिए, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फलकर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्म क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक संबंधवाची है? देव, देवी, देवी या देवता? तो देवी, ये संबंधवाची है। अगला देखिए, क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समय का ज्ञान हो, काल कहते हैं उसे काल। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं, अन्वय, अन्वय कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? संघोष, सघोष, सघोष हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों 3 भेद होते हैं, 3 भेद, 3 भेद। अगला देखिए, समानाधिकरण किस अपव्यय का भेद है? अपव्यय का भेद है तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक का, समुच्चय बोधक का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा पुलिंग है? इनमें से पुलिंग दीपक, दीमक, रात, वर्षा, विदुर। तो विदुर जो हो जाएगा साथियों ये पुलिंग है, पुलिंग। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो गए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं उसे? संयुक्त वाक्य। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? उपभाषा बन जाता है, उपभाषा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं उसे, अयोगवाह। अगला देखिए, स्वतंत्र स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 में बांटा गया साथियों स्वर तंत्रों के आधार। अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा? तो ये 5 प्रकार की, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। वर्णमाला में स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? स्पर्श तो 25 बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला देखिए, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य है ए आई। अगला देखिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? तो जो प्लुप्त स्वर होते हैं उनमें ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट देखें, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य, तो झ झ झ। अगला देखिए, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना गया साथियों? तो शब्द को माना गया है, शब्द को। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से छंद। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? वाणिक छंद साथियों सवैया, सवैया को वाणिक छंद भी कहा जाता है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति बोलते हैं उसे। यदि छंद पढ़ते पढ़ते कहीं पे विराम आ जाए तो उसे यति कहते हैं, यति। क्या कहते हैं? यति। छप्य किस प्रकार का छंद है? छप्य तो विषम छंद है साथियों, विषम। अगला देखिए, जिस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है उसे क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं कुंडलियां, कुंडलियां बोलते हैं उन्हें, कुंडलियां। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना हो को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं साथियों, उत्प्रेक्षालंकार। उपमेय और उपमान का अभेद क्या कहलाता है? ये रूपक अलंकार कहलाता है, रूपक अलंकार। भेद। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं साथियों, 6 प्रकार के। तो साथियों इस वीडियो में इतने ही देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ फटाक से, उसे भी देखिए। धन्यवाद।